हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है भी हमारा बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। तो देखते हैं क्या क्या है ये चैप्टर में। हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी देखा था कि हमारी स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे बनती है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो ये है हमारा बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। अब देखते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, माइकल पोर्टल के 5 फोर्सेस मॉडल। उसके बाद में बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। उसके बाद में माइकल पोर्टल में कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी दी है, वो बेस्ट कॉस्ट प्रायोरिटी स्ट्रेटेजी। जितना दिख रहा है ना हार्ड है, उससे कई गुना ज़्यादा ये ईजीएस्ट चैप्टर है। सो डोंट वरी, आराम से एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन गिवन है सबसे पहले, तो उसके बाद में हमारे को गिवन है पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, वहाँ पे गिवन है। अब ये है क्या भैया। तो सबसे पहले आप एक चीज़ सोचिए कि आप जब भी बिजनेस करते हो तो आपको कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, कई सारे फोर्सेस आपको अफेक्ट करते हैं आपको बिजनेस करने में। तो वही यहाँ पे माइकल पोर्टल साहब है, उन्होंने 5 फोर्सेस ऐसे बताए जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जब आप बिजनेस रन करते हो तो वो फोर्सेस आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन से फोर्सेस है भैया, यहाँ पे आपको नीचे गिवन है 5 फोर्सेस। सबसे पहले राइवल सेलर इन द इंडस्ट्री। राइवल सेलर इन द इंडस्ट्री मतलब क्या, मतलब भैया आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो आपके एक तो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सेकंड, न्यू एंट्रांट्स, एक आधा न्यू एंट्रांट्स आ गया आपके बिजनेस में, वो आपके है ना फर्म को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वो सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड हमने देखा था कि नहीं भैया कॉम्पिटिटिव प्रेशर, सब्सटीट्यूट, आपका अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कि आपकी जगह अगर वो दूसरा गुड्स को ही यूज़ कर सकता है जो भी आपके कंज्यूमर्स है, तो वो आ सकता है। एक आता है आपका सप्लायर बार्गेनिंग पावर, एक आता है आपका बायर बार्गेनिंग पावर। सप्लायर बार्गेनिंग पावर मतलब जिनसे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो उनका आपका एक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जिनको आप बेच रहे हो उनका आपके ऊपर एक तो इफेक्ट गिरेगा, ठीक है ना। ये चीज़ तो क्लियर है ना। तो ये सब चीज़ें देख ली हमने, ये पांचों चीज़ें। अब ये पांचों चीज़ें मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि नहीं यार, ये अच्छे मतलब आपको ऑब्वियसली अच्छे से नहीं समझी ये चीज़ें। ये पांचों चीज़ें आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन की हुई है पूरे इन डेप्थ में, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में ये चीज़ बता दी। आपको अगर अभी नहीं भी समझे डोंट वरी, क्योंकि आगे आपको यही चीज़ अभी जस्ट इसके नीचे है ना इन डेप्थ में एक्सप्लेन की हुई है। तो नीचे जाते हैं हम, इंडस्ट्री बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग 3 स्टेप। ऊपर के 5 हमने देख लिया कि नहीं भैया फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे हमको, ये 5 चीज़ें हमको अफेक्ट करेंगी, ये चीज़ आपको ध्यान है। 5 चीज़ें कौन से अफेक्ट करेंगी ये चीज़ आप सिर्फ ध्यान रखो। सबसे पहले कि नहीं भैया हमारे राइवल सेलर इन इंडस्ट्री, न्यू एंट्रांस, सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये 5 चीज़ें हमको है ना अफेक्ट करेगी। अब ये पांचों चीज़ें का हम देखते क्या है। तो सबसे पहले स्टेप 1, ये जब हमको पता चल गया तो हमको क्या करना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ 5 फोर्सेस मॉडल। कि नहीं यार, आप देखो कि कौन सा आपको अफेक्ट करने वाला है। सेकेंड, इवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेशर comprising each 5 forces. It could be fierce, strong, moderate टू नॉर्मल और वीक। तो आप सबसे पहले देखो कि नहीं भैया वो जो आपको फोर्सेस अफेक्ट कर रहे हैं, फीड्स मतलब होता है आपका भयंकर, एकदम भयंकर है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट, नॉर्मल है, मतलब ठीक ठाक है या वीक है। तो आप देखो कि वो आपको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, क्या ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कम अफेक्ट कर रहा है, कैसा अफेक्ट कर रहा है, वो देखो आप। उसके बाद में डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ फाइव कॉम्पिटिटिव फोर्सेज इज कंडक्टिव टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट। की मतलब वो आपको अगर ऐसा अफेक्ट करते तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना, क्या करना, वो सब चीज़ें उस पर वो दिया है, ठीक है ना। तो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे भी गिवन है। तो ये देखिए, ये गिवन है आपको पोटेंशियल न्यू एंट्रांस आपको एक इफेक्ट करेंगे, एक बायर इफेक्ट करेंगे, एक आपको इफेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, एक इफेक्ट करेगा आपको सप्लाई, और आपके जो इंडस्ट्री में राइवल है वो बीच में जो गिवन है वो राइवल हो गया। बाकी चारों में ना साइड साइड वाली बुद्धि। अब ये पांचों चीज़ें ढंग से अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आराम से शांति से पढ़ते हैं क्या क्या होता है उसमें, कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस में सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं जियो का। जियो का एग्जाम्पल मतलब क्या, मतलब भैया टेलीकॉम सेक्टर में। अब आप बताइए, उन्होंने एग्जिस्टिंग फॉर्म को तो सबसे बढ़िया तरीके से जांचा था, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया, ये जो भी चीज़ है उन्होंने एग्जिस्टिंग फॉर्म को तो अच्छे से जांचा था। लेकिन जो न्यू एंट्रांस आया उनका न्यू एंट्रांस के बारे में उनको आइडिया नहीं था। तो वही चीज़ है कि जियो जो है
आप जब आगे जाके जब भी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस ध्यान रखना। इसी तरीके उनका माइकल पोर्टर का एक जो है माइकल पोर्टर का एक जो है फोर्स वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस। तो आपको ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस अगर आप याद रखोगे तो आपको आगे जाके आपकी जो बाद में अभी जो न्यू एंट्रांस जो जियो आने की वजह से टेलीकॉम सेक्टर में बाकियों की हालत है वैसे हालत नहीं होंगी। तो वही बोलना है कि नहीं यार जियो आ गया तो उन्होंने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस वो ऑब्वियसली उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में बाकी जितने भी कंपनी थे उनका प्रॉफिट यानी इनके एंट्रांस की वजह से कम हो गया, उनका मार्केट शेयर भी इनके एंट्रांस की वजह से कम हो गया। वही चीज़ वहाँ पे गिवन है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने भी एग्जाम्पल में आईसीआई ने भी रिलायंस जियो का दिया है। रिलायंस जियो ऑफर्ड अ चीप सर्विस when it entered the telecom industry in 2016, thus limiting prices for existing players like Airtel, Vodafone, Idea, etc. A firm's profitability tend to higher when the firm are blocked from entering the industry। ठीक है ना। अब यहाँ पे गिवन है आपको कॉमन बैरियर टू एंट्री इंक्लूड्स। मतलब क्या, मतलब आपका एक आधा एंट्रांस है वो अगर आपके इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो कौन से बैरियर है जो उसको रोकेंगे कि नहीं भाई, उसको कौन से बैरियर रोकेंगे एंट्रांस करने के लिए, क्या क्या चीज़ें वो हो सकती है। तो पॉइंट्स आपको गिवन है। सबसे पहले गिवन है कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, थर्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फोर्थ स्विचिंग कॉस्ट, फिफ्थ ब्रांड आइडेंटिटी, सिक्स्थ एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेवन पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर। अब ये जो सातों पॉइंट है वो एक एक पॉइंट हम अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेन में देखते हैं। सबसे पहला है कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम लोग ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे पॉइंट्स का ये चीज़ ध्यान रखना कि नहीं भैया, अगर हमारा कोई भी एंट्रेंस अगर बिजनेस पे एंट्री करना चाहता है, जो भी हमारा अगर न्यू एंट्रेंस अगर बिजनेस में आना चाहता है तो वो कौन सी चीज़ें उसको रोक सकती है। सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर फॉर्म में कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है, अगर कंप्यूटर फॉर्म में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होना, तो भैया कोई भी एंट्रेंस आने से पहले सोचेगा कि मैं ये फॉर्म में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर मेरा लॉस होता है तो काफ़ी भयंकर लॉस हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया है एयरलाइन इंडस्ट्री का। एयरलाइन इंडस्ट्री में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है वो काफ़ी ह्यूज रहता है। वही आपको जब आप है ना कोई भी एयरलाइन इंडस्ट्री इसीलिए है ना सोच समझ के वो इन्वेस्ट करती है कि नहीं भाई हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका अगर लॉस होता है काफ़ी हद तक काफ़ी लॉस हो सकता है, आपका काफ़ी भयंकर लॉस होता है। आईसीएम एग्जाम्पल दिया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का कि भैया फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो होता है उनमें भी काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, जिस वजह से कोई भी एंट्रांस जब मार्केट में आता है तो वो उस चीज़ सोचता है। ठीक है, वो चीज़ गिवन है। सेकेंड गिवन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, जो भी आप जब एंट्रांस करो तो अगर कोई फॉर्म अब है ना ऑलरेडी वहाँ पे कर रही है तो वो अगर लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस अगर कर रही है तो वो अगर लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको पर यूनिट कॉस्ट जो आएंगी वो कम आएंगी, पर यूनिट कॉस्ट जो आएंगी वो कम आएंगी। हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा हुआ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में कि नहीं भाई जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट यूनिट्स बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो प्राइस है पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट जो कॉस्ट रहती है वो कम होती जाती है। या फिर आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे भी हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो रहता है ना वो पर यूनिट कॉस्ट हमारा कम कम आता है। तो वही बोल रहा है वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है वो अगर हमारे जो हमारे ऑलरेडी मार्केट में जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके पास अगर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी साल से उस बिजनेस में उनका पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम आ रहा है और हमारा अगर पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता होगा तो ऑब्वियसली हमारी या तो प्राइजेस ज़्यादा होंगे या हमारा प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट हमारा कम होगा। इस वजह से हम न्यू जब मार्केट में जाएंगे वो चीज़ हम सोचेंगे। तो वही वहाँ पे गिवन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिफर टू द डिक्लाइन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एज वॉल्यूम्स ग्रो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इन्होंने वही in a semiconductor industry, large companies such as IBM, Intel, Samsung, and Texas Instrument enjoy substantial economies of scale in the production of advanced microprocessors, communication chip, and integrated circuit that power most consumer electronic, personal computers, and cellular phone. This act as a barrier for a new entrant. तो वही एक्ट करता है एज अ बैरियर फॉर अ न्यू एंट्रेंस कि नहीं भैया आप अगर आते हो वो बिजनेस पे तो आपको ये सारी चीज़ों की वजह से आप, क्योंकि उनको पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम गिर रही है, आप जब आओगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट में भी ज़्यादा गिर सकती है, इस वजह से है ना नहीं आते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कि नहीं भैया आप अगर किसी
है ना मार्केट में जा रहे हो, तो वो जहाँ मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग बंदे हैं उनके पास कुछ तो भी डिफ्रेंशिएशन, उनका कुछ तो भी प्रोडक्ट डिफरेंट है जो कंज्यूमर की नीड को फुलफिल कर रहा है, तो फिर आपके पास वो क्यों आएगा। अब उनका पास कुछ तो भी डिफ्रेंशिएशन, उनका कुछ तो भी डिफरेंट है उनका प्रोडक्ट जो उनको अच्छी तरीके से कस्टमर को फुलफिल कर रहा है, तो फिर वो आपके पास क्यों आएगा। वही वहाँ पे क्यों है ना, स्पेशल यूनिक इन द आइज ऑफ द कस्टमर, नीचे डिफ्रेंशिएशन वर्क टू रीइंफोर्स entry barrier because the cost of creating genuine product differences may be too high for the new entrants। कि आपको अगर कुछ डिफरेंट, उनसे भी अगर कुछ डिफरेंट लाना है, कि वो तो चलो ठीक है डिफरेंट दे रहे, नहीं भी मैं भी डिफरेंट दूंगा, तो आपको जो है ना डिफरेंट लाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो भी आपका कॉस्ट वगैरह आएंगे, वो काफ़ी हाई आने वाली है। इस वजह से आप न्यू एंट्रांस जब मार्केट में जाते हैं तो वो काफ़ी सोचते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्विचिंग कॉस्ट। भैया स्विचिंग कॉस्ट क्या होगा कि नहीं यार, अब समझ लीजिए एक आधी कंपनी एक्स है, हम अभी ऑलरेडी जो कंज्यूमर्स लोग हैं, जो भी है ना कस्टमर लोग हैं, वो कस्टमर लोग अभी कंपनी एक्स का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर हम लोग न्यू एंट्रांस हैं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं यार वो कंपनी एक्स का छोड़ के हम कंपनी वाई जो हम है, हमारी कंपनी वाई का प्रोडक्ट यूज़ करें, तो वो हम उनसे लेके उनका जो कस्टमर बेस है वो हमारा कस्टमर बेस लाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगेंगे। उनका कस्टमर बेस हमारा कस्टमर बेस बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो वो हमें स्विचिंग कॉस्ट कहलाता है। कि उनके प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट पे स्विच करने के लिए जो हमें कॉस्ट लगती है वो काफ़ी हाई लगती है, जिस वजह से हम वो मार्केट में नहीं जाते। कि नहीं भैया हमारे पास कस्टमर तो आएंगे, पर आने के बाद हमको या तो कॉस्ट ज़्यादा लग जाएंगी, फिर मतलब नहीं ना वो चीज़ का। इसीलिए वही गिवन है, to succeed in an industry, new entrants must be able to pursue the existing customer of the other company to switch to its product। हमें अगली वाली कंपनी के जो भी कस्टमर है उन कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, बट अट्रैक्ट करने के लिए हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इसलिए हम सोचते हैं कि यार हम जाए कि नहीं जाए वो मार्केट में। वहीं वहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि हाई स्विचिंग कॉस्ट इन द मूविंग अवे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ operating system used in a personal computer and corporate servers powered the company's turning growth over the past decade in the software industry। In other words, Microsoft has marked its operating system in such a manner that it almost impossible for companies to sell a new operating system and break into the customer loyalty of Microsoft। तो वही कस्टमर का लॉयल्टी बन जाए तो आपको स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी हाई लगने वाली है, वही वहाँ पे गिवन है स्विचिंग कॉस्ट में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी मतलब क्या, मतलब भैया कि नहीं भैया आपकी कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी इतनी बन चुकी है, मतलब जो भी आप जो भी मार्केट में एंटर करना चाहते हो, तो वो मार्केट में एक आधी ऐसी कंपनी है, वो एक कंपनी ऐसी है जिनकी ब्रांड आइडेंटिटी काफ़ी अच्छी बन चुकी है, तो आपको वो उतनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी रिसोर्सेज लगेंगे। वैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको सर्फ का। अब आप नॉर्मली जब भी कहाँ पे अगर छोटे गांव वगैरह देखोगे, तो वहाँ पे अभी भी जब भी स्टोर्स पे जाते हैं, स्टोर्स बोले तो किराना वगैरह, वहाँ पे किराना बोलते हैं, तो किराना वगैरह पे जाते हैं तो किराना में वहाँ पे जाके बोलते हैं कि नहीं भैया सर्फ दे दो। तो वो सर्फ क्या होता है, वो तो डिटर्जेंट है ना। वहाँ पे उनको जाके बोलना चाहिए कि नहीं भैया डिटर्जेंट दे दो, बट वो डिटर्जेंट नहीं बोलते, वो क्या बोलते भैया सर्फ दो। 10 रुपये मतलब 50 रुपये का 100 रुपये का जो भी आता है, वो 50 रुपये का 100 रुपये का है ना सर्फ दे दो। सर्फ क्या होता है, वो डिटर्जेंट होता है। आपने एग्जैक्टली तो मतलब आप सोचिए कि वो सर्फ कंपनी जो है, जो हमारे सर्फ एक्सेल वगैरह है, सर्फ कंपनी जो है उनका ब्रांड आइडेंटिटी कितनी बन चुकी है, उनकी पॉपुलैरिटी देख लो ना आप कि नहीं यार वो जाके बोल रहे कि सर्फ दे दो भैया, उनको बोलना चाहिए डिटर्जेंट दो। वो अब आप वो भले सर्फ बोलने का वो टाइट दे रहे हैं, ऐसे कंपनीज अलग अलग दे रहे हैं, पर ब्रांड आइडेंटिटी सोचो ना आप, तो वैसे ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए भी कंपनी को टाइम लगता है ना, काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं ना, तो वही वहाँ पे गिवन है। आईसीआई में एग्जांपल गिवन है होंडा का, ठीक है ना। तो ये देखते हैं हम क्या है, न्यू एंट्रांस ऑफन इनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग अप द ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है ना। ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जो आपका एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो लॉन्ग टाइम से काफ़ी बिजनेस में रह रहा है, उनका काफ़ी मतलब कस्टमर का क्या होता है कि कस्टमर का एक है ना अटैचमेंट भी हो जाए उस प्रोडक्ट के साथ में कि नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छा है ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या मतलब कि हम जो प्रोडक्ट में एंटर करना चाहते हैं भैया, वो प्रोडक्ट में जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, हम जो प्रोडक्ट में एंटर करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट में जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है,
वो कंपनी ने उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो काफ़ी अच्छा है, उन्होंने गाँव-गाँव तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले गए, या जहाँ भी ले जाना चाहते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उन्होंने ले गए। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एचयूएल का। एचयूएल का गिवन आया आपको एग्जांपल यहाँ पे, ये हैं एचयूएल के कुछ प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो। लव है, लाइफबॉय है, लक्स है, रेक्सोना है, पेप्सोडेंट है, ये सभी प्रोडक्ट, किसान है, डोमेक्स है, व्हील है, सर्फ एक्सेल है, रीन है, ये सभी प्रोडक्ट है एचयूएल के। अब आप बताइए एचयूएल के ये प्रोडक्ट है, आज कितना भी मतलब इंडिया में मैक्सिमम मतलब एक हाथ दो छूट गई तो ऑलमोस्ट सभी गाँव में भी ये प्रोडक्ट्स जाते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सोचिए आप कि इतना मतलब एचयूएल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सोचिए। तो वैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आप कल को जाके बोलते कि नहीं भाई मेरे को ये कंपनी, मेरे को है ना, समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे को अभी है ना सोप बनाना स्टार्ट करना है, तो सोप बनाना स्टार्ट करना है तो आपको सोप बनाने के लिए आपका आप न्यू मार्केट में एंट्रांस हो रहे हो, तो आप सोचो कि एचयूएल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना बड़ा है, आप क्या अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना बड़ा बना सकते हो विद इन सच टाइम फ्रेम, और आपको रिसोर्सेज कितना लगेगा, आपको टाइम कितना लगेगा वो सब बनाने के लिए, वो एक न्यू एंट्रेंस आने से पहले सोचता है। तो वही आपका क्वेश्चन भी था, वही एक पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भैया एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर न्यू एंट्रेंस पोजेसेस अनदर सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी इन्होंने एचयूएल का ही एग्जाम्पल दिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है ना, उन्होंने पीएनजी, गोदरेज इनका एग्जाम्पल दिया है। तो स्मॉल एंटिटी होंगे उनको काफ़ी विचार करना पड़ेगा ये जाने से पहले। नेक्स्ट हम लोग देते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, ये पढ़ लेते हैं। समटाइम्स द मेयर थ्रेट ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय incumbent existing firm can deter entry of new firm into an existing industry। मतलब क्या, मतलब भैया कि नहीं भैया हमारे एक आधा न्यू एंट्रांस है, वो न्यू एंट्रांस जब हमारे है ना बिजनेस में एंटर करता है तो जो भी हमारी एग्जिस्टिंग फर्म थी उन्होंने काफ़ी वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए, काफ़ी एग्रेसिव इन द सेंस कि नहीं यार, अब जैसे कि मैंने पहले भी शायद एग्जांपल दे चुका हूँ कि नहीं यार, जब हम न्यू एंट्रांस जा रहे हैं तो हमने सोचा था कि वो एग्जिस्टिंग फर्म अभी बेच रहे गुड्स जो है वो बेच रहे 100 रुपये में, तो मैं जाके 90 रुपये में बेचूंगा, लेकिन एग्जिस्टिंग फर्म ने हमारे गए बराबर उन्होंने उनकी प्राइस कम कर दी और उन्होंने 70 रुपीज़ 60, उन्होंने हम 90 में बेचने का सोच रहे थे तो उन्होंने 70 रुपीज़ में बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने एग्रेसिव हो गए हमारे गए बराबर मार्केट में, तो उनके कस्टमर भी उनके पास ही रहेंगे, और इसी वजह से हम जब न्यू एंट्रांस जब मार्केट में जाते हो तो ये चीज़ें भी सोचता है। हमने सबसे पहले, अब मैं एक चीज़ ये वापस रिपीट भी कर देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे, हमने कॉमन बैरियर देखे थे, एंट्री इंक्लूड किया था। हमने पहले 5 चीज़ें, हमने सबसे पहले तो चैप्टर जब स्टार्ट किया था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने ये 5 चीज़ें देखी थी कि नहीं भाई ये 5 चीज़ें इशू रहते। सबसे पहले राइवल सेलर इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हमारा वही हो चुका है, हमने देख लिया। फार्मा बात में हमने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सप्लायर बार्गेनिंग पावर और हमारा बायर की बार्गेनिंग पावर, ये हम चीज लोग देखे थे। उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि नहीं भैया कॉमन बैरियर टू एंट्री, मतलब जो हमारा कॉमन बैरियर जो हमारे न्यू एंट्रांस आते हैं उनके लिए कॉमन बैरियर कौन से होंगे। सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, ब्रांड आइडेंटिटी, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलेशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट किया। जो चीज़ें ये है ना मैं रिपीट कर रहा हूँ ना मेनली क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है आपकी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया था हमारा। बाद में हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर मतलब जो हमारा बायर है जो हमसे गुड्स ले रहा है उनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी अच्छी है। हमारे पे वो एक मतलब वो हमारे पे एक फोर्स है, वो हमारे पे एक है ना क्रिएट कर सकता है कि नहीं भैया आप है ना इतने में माल बेचो नहीं तो मैं नहीं ले रहा। तो वो अभी वही आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, और वही चीज़ें यहाँ पे buyer of an industry's products or services can sometimes exert consideration pressure on existing firm to serve to secure a lower prices or better services। क्या आप lower prices चार्ज करो या आप सर्विसेज अच्छी दो, ऐसा बायर बोल सकता है। दिस लेवरेज इज पर्टिकुलरली एविडेंट व्हेन, ऐसा बायर कब बोल सकता है। या तो बायर देखो, अब आप नॉर्मली कॉमन सेंस से देखो, सबसे पहली चीज़ कि बायर को सबसे पहले पूरा नॉलेज है, सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट अवेलेबल या तो हमारे प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट पे चला जाएगा और बायर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है तभी बायर ये कर सकता है ना। वही वहाँ पे गिवन है 3 पॉइंट कि बायर हैव अ फुल नॉलेज
ऑफ द सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर सब्स्टिट्यूट। बायर को पूरा नॉलेज है कि नहीं भाई ये बंदे के पास ये प्रोडक्ट है और इसके पास अगर मैं नहीं लूँगा तो फिर मेरे पास ये सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं भाई इनके पास नहीं जा रहा तो मैं किसी है ना दूसरे फॉर्म के पास, इनका जो सब्स्टिट्यूट फॉर्म है जो इनके बदले दूसरे फॉर्म है उनके पास चला जाऊँगा और वहाँ से ले लूँगा। या तो फिर या मैं इनके पास ये गुड्स ना लेके इस गुड्स की जगह दूसरा गुड्स भी यूज़ कर लूँ तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चल जाएगा। वैसा बायर सोच रहा है, तो इस वजह से बायर का बार्गेनिंग पावर आता है। ठीक है। सेकेंड, they spending a lot of money on the industry product, that is they are big buyer, thus in a position of demand favorable term of contract। वो बोल सकता है कि नहीं भाई मैं इतने लॉट में, समझ लो फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को है ना आपके 2000 यूनिट्स होना, सीधा 2000 4000 या ऐसे कुछ तो भी यूनिट्स होना, आपके 4000 यूनिट होना, ऐसा आपके 4000 यूनिट का आपके अभी जो प्राइस चार्ज कर रहे हो आप पर यूनिट चार्ज कर रहे हो 200 रुपीज़, मेरे से आप पर यूनिट चार्ज करो 160 रुपीज़, आप 40 रुपीज़ कम करो। तो हम बोलेंगे नहीं भैया 140 नहीं हो सकता, चलो 170 भी फिक्स करो, 170 आप करोगे तब मैं आपसे लूँगा, नहीं तो मैं आपसे नहीं ले रहा। आप 200 दे तो बाकी को मेरे को 170 में दो, नहीं तो मैं आपसे नहीं ले रहा, ऐसा बोल सकते हो। तो वही है वहाँ पे गिवन कि नहीं भैया अगर वो बिग लॉट में ले रहे हैं तो बोल सकता है ऐसा। वो आपके पास एक यूनिट लेने का है तो ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं बोलेंगे। तो इसलिए वही गिवन है कि भैया बायर जो है वो आपसे बार्गेनिंग पावर में कब रह सकता है, बायर जो वो लेवरेज कब ले सकता है, लोअर प्राइस चार्ज करने को आपको कम बोल सकता है या बेटर सर्विस देने को कब बोल सकता है। ये दो चीज़ें हमने देख ली। थर्ड देख रहे हो आप, दे कैन ईजिली स्विच टू सब्सटीट्यूट अवेलेबल। वो ईजिली आपके जगह दूसरा जो भी सब्सटीट्यूट उनके पास अवेलेबल होगा उनके पास चले जाएगा। अब इस सब्स्टिट्यूट के लिए मैंने नीचे भी एक एग्जांपल रखा हुआ है, वो एग्जांपल मैं तभी दूंगा कि नहीं भाई आप समझ लो एक आधे बायर हैं वो चाहते हैं कि नहीं भाई टूथपेस्ट यूज़ करें तो टूथपेस्ट की जगह टूथ पाउडर यूज़ कर लेंगे, हो गया सब्स्टिट्यूट। तो आपके पास अगर वो टूथपेस्ट लेना, टूथपेस्ट का रेट एकदम बहुत बढ़ गया, बहुत मीन से बहुत नहीं, तो फिर अभी आपको एक और एग्जांपल दूं तो मैं अभी है ना डीजल पेट्रोल इनके रेट बढ़ चुके हैं। तो डीजल पेट्रोल के रेट की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक कार, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार आने वाली थी, मतलब इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है बट इलेक्ट्रिक जो बाइक वगैरह आती है हमारी स्कूटीज तो आ गई है, कार अभी तक आई डोंट थिंक सो इंडिया में आई है, बट है ना इंडिया मतलब हमारे यहाँ पे तो नहीं आई है। मतलब बाइक तो आई है, स्कूटी बाइक वो तो आ गई है। तो स्कूटी वगैरह क्या हो जाता है, हम पहले है ना एक्टिवा वगैरह ये क्या हो जाती कि ये स्कूटी है ना हम डीजल या पेट्रोल वाली लेते, लेकिन अगर वो बायर जो है हम लोग जो हैं हम लोग अगर चाहते कि नहीं भैया अब ये यूज़ नहीं करना, हम ये कुछ कर रहे हैं, अब मेरे यहाँ पे खुद के यहाँ पे भैया ये वाली स्कूटी अपनी इलेक्ट्रिक वाली, तो ऑब्वियसली अभी चेंजेस हो रहे हैं ना धीरे धीरे। वो अब काफ़ी जगह भी मैं देखता हूँ काफ़ी जगह वो यूज़ करना स्टार्ट हो गई है, भले कम मतलब एकदम इतनी ही नहीं होगी पर कम यूज़ में होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट तो आ चुका है ना वो चीज़ का। तो बायर हम लोग ये हमको अगर ये महंगा लग रहा था हमने दूसरे पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने दूसरे पे सब्स्टिट्यूट किया, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। क्या है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर? अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मतलब क्या होता है कि नहीं भैया हम जिनसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं या जिनसे हम गुड्स लेके आगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जो सप्लायर है हमारे, वो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कब हो सकता है? सबसे पहले सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री इन द नंबर ऑफ द वेज। मतलब क्या मतलब भैया कि अगर हमारे सप्लायर ने हमसे हाई प्राइजेस चार्ज किए तो या तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा या तो हमारे प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, ये दोनों में से एक होने वाला है। या तो हमारे प्राइजेस हमको इंक्रीज करने ही पड़ेंगे, अगर हम प्राइसेस सेम ही रखते तो हमारा प्रॉफिट जो हमारा जितना मिल रहा था हमको मार्जिन उससे हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा। तो वही हमको बाद में गिवन है सप्लायर कैन कमांड बार्गेनिंग पावर ओवर द फर्म वेन। तो सप्लायर हमारे पे बार्गेनिंग पावर कब डाल सकता है, सप्लायर हम पे कब है ना भारी पड़ सकता है हमारी फर्म पे, कब पड़ सकता है? सबसे पहले देयर प्रोडक्ट आर क्रूशियल टू बायर एंड सब्सटीट्यूट आर नॉट अवेलेबल। हमारे लिए उनका जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट हमको दे रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है और हमारे लिए वो प्रोडक्ट के अलावा कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तब हमारा सप्लायर हमारे पे भारी पड़ सकता है। सेकेंड है दे कैन इरेक्ट इंश्योर हाई स्विचिंग कॉस्ट। मतलब क्या मतलब भैया अगर हम उनके प्रोडक्ट की जगह अगर हम लोग कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें जो इधर से मतलब इनसे लेने की जगह दूसरे यहाँ से लेते हैं हमको हाई स्विचिंग कॉस्ट पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि यार अभी जो है मैं अभी रॉ मटेरियल ले रहा हूँ कंपनी ए से, तो कंपनी ए हमारे यहाँ से जस्ट बाजू में ही है तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंपनी ए की जगह अब मैं लेता हूँ कंपनी बी से, क्योंकि उनके अलावा उनका कॉम्पिटिटर वही है। कंपनी बी से लेते हो तो कंपनी बी जो है वो कंपनी बी हमारे यहाँ से लगभग में है
50 किलोमीटर दूर है, तो हमको वहाँ से 50 किलोमीटर में जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है वो हो गया हमारी स्विचिंग कॉस्ट, के लिए हमने इनकी जगह अगर वो लिया तो हमारा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट बढ़ गया वो स्विचिंग कॉस्ट हो गई। तो वही है कि नहीं यार, हमारे स्विचिंग कॉस्ट है जो हाई है, इसलिए हम उस वक्त में हमारा जो सप्लाई, तो प्रोडक्ट एक्स जो है वो अगर मेरे से उनके कंपैरिजन में अगर 5-10 रुपये ज़्यादा भी लेंगे मेरे को कोई इशू नहीं, चल ठीक है यार कोई बात नहीं, पर यूनिट बोल रहा हूँ। उसके बाद में दे आर मोर कंसनट्रेटेड देन देयर बायर, लेस सप्लायर मोर बायर। मतलब क्या, इंडस्ट्री में सप्लायर कम है, बायर्स ज़्यादा है। इंडस्ट्री में सप्लायर कम है, बायर्स ज़्यादा है। बायर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड ज़्यादा होंगी और सप्लाई कम होगा। तो जब सप्लाई कम होता है, आपका डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब सप्लाई मीडियम भी होता है, डिमांड सप्लायर कम है, तो इसी वजह से हमारा ये होता है कि नहीं भाई सप्लायर हमारे पे ये बना देता है कि नहीं भाई आपको हम इतना पे ही देंगे, आपको लेना है तो लो, नहीं तो अदरवाइज मत लो। ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। क्या है नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री? राइवलरी मतलब क्या, कंपटीशन, कि नहीं भाई हमारे खुद की कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी मार्केट में है। न्यू एंट्रेंट्स मतलब जो नए आ रहे थे। कॉम्पिटिटर मतलब क्या, जो हमारे ऑलरेडी मार्केट में है। राइवलरी बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्लेयर इज क्वाइट ऑब्वियसली, मतलब आप बोले एक ही मार्केट में जब तीन चार शॉप्स वगैरह हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में कंपटीशन होना है। दिस इज़ व्हाट इज़ नॉर्मली अंडरस्टूड एज अ कंपटीशन। उसको नॉर्मली हम अगर चाहे तो कंपटीशन एज अंडरस्टूड कर सकते, वही बोला। फॉर एनी प्लेयर द कॉम्पिटिटर इन्फ्लुएंस अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन एट डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल। The impact is more evident at functional level, like in price being charged, more aggressive advertisement, and building pressure on cost product and so on. तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऐसे उन सब पे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं, कॉस्ट कम आनी चाहिए, सब सोचते हैं, वही चीज़ आप पे क्यों है। द इंटेंसिटी ऑफ rivalry in an industry is a significant determinant of industry's attractiveness and profitability. ठीक है, rivalry among competitor tends to cut throat and industry profitability is low when। जब हमारे कंपटीशन रहता है तो हमारे इंडस्ट्री में प्रॉफिट जो है हमारा वो कम कब रहता है, ये चीज़ याद रखना। जब हमारे इंडस्ट्री में कंपटीशन रहता है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कब रहता है। ये पॉइंट्स पहले गिवन, उसके बाद में इनको एक्सप्लेन भी किया नीचे, हर जैसा हमने ऊपर भी देखा था। सबसे पहले इंडस्ट्री हैज़ नो क्लियर लीडर, इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं। सेकंड गिवन है हमारा कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री आर न्यूमेरियस, हमारे कॉम्पिटिटर जो है इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑपरेट विथ हाई फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है। एग्जिट बैरियर वो भी हाई है। हैव अ लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर डिफ्रेंशिएट देयर ऑफरिंग, के हमारे डिफ्रेंशिएट करना प्रोडक्ट को हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और इंडस्ट्री फेसेस स्लो और डैमेज्ड ग्रोथ, कि नहीं भाई हमारी जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम सभी लोग हैं वो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है या काफ़ी मतलब काफ़ी कम है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री लीडर। ठीक है ना। इंडस्ट्री लीडर मतलब क्या होता है कि नहीं भाई आपकी एक आधी इंडस्ट्री है तो आपकी इंडस्ट्री में एक आधा बंदा रहता है मेन ऐसा, कि नहीं यार वो पूरे इंडस्ट्री को ऐसे गाइड करता है, मेन रहता है। तो वो इंडस्ट्री लीडर की वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर कैन डिस्करेज द प्राइस वॉर बट डिसिप्लिन इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटीज़, कि नहीं भाई वो बोल देगा कि नहीं यार आज से हमारे इंडस्ट्री में हम इतना प्राइस चार्ज करेंगे। तो वो क्या हो जाता है ना कि भैया सब लोग उसको मानते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री लीडर है, सब लोग उसको मानते हैं। सब लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब हमारे यहाँ पे नॉर्मली है, हमारे यहाँ पे जो जनरल स्टोर्स वगैरह रहते हैं या जो स्टोर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे अब इंडस्ट्री लीडर्स रहते हैं, हमारे यहाँ पे हैं भी कई एक दो। तो वो क्या रहता है कि वो लोग जो प्राइस रहते हैं ना कि नहीं भाई वो बता देते हैं हाँ इतने प्राइस रखते, सब मिल बांट के करते। वो कभी ऐसा नहीं करते कि नहीं यार ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा नहीं करते। सब मिल के बराबर डिसाइड करते कि नहीं यार इतना प्राइस देंगे उतना प्राइस रखा देते। लेकिन इंडस्ट्री लीडरशिप का रोल वो अकेले प्ले करते हैं। इसलिए वहाँ पे बोल रहा है कि इंडस्ट्री में अगर लीडर होगा तो वो सबको बता देगा नहीं इतना प्राइस चार्ज करते। तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर इंडस्ट्री का लीडर अच्छा होगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखो क्या गिवन है फर्स्ट पॉइंट में, ऊपर में बता रहा हूँ। ठीक है, एंड इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर। तो अगर इंडस्ट्री में कोई लीडर ही नहीं है, अगर कोई लीडर नहीं है तो फिर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में लीडर नहीं है, हमारे प्राइस फ्लक्चुएशन में रहेंगे। अगर हमारा कॉम्पिटिटर इतना चार्ज कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वो वैसा करेगा। और ये नॉर्मली होता है हमारे किराना वगैरह ऐसे स्टोर्स में होता है, क्योंकि है ना वहाँ पे है ना ऑन रेगुलर बेसिस ऑयल है हमारा, शुगर्स है, उनके प्राइस हमारे कम ज़्यादा होते रहते हैं। और ऑब्वियसली वो उनके प्राइजेस डेली बेसिस पे चेंजेस होते हैं इस वजह से। एग्जाम्पल देखते हैं हम, इंडियाज डोमेस्टिक एयर ट्रैवल इंडस्ट्री हैज़ नो डिफाइंड
definite leader and hence we often see a cutthroat price war। कि हम देखते हैं कि यार हमारी जो आज एयरलाइंस वगैरह हैं उनके में भी काफ़ी ये चीज़ होता है कि है ना, अब है ना, कभी कभी हम देखते हैं काफ़ी लो रेट पे हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री पे हो जाता है, या कभी कभी हम समझ लो ऐसा सीज़न चल रहा है कि यार जब है ना काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ राखी या दिवाली ऐसा कुछ तो भी सीज़न है, तो तब क्या हो जाता है कि यार अब तो चलो ऑब्वियसली कोविड है तो चांसेस कम है, बट कोविड की पहले की बात कर रहा हूँ, तब क्या हो जाता है कि यार काफ़ी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो उसमें क्या हो जाता है कि तब वो हाई प्राइजेस चार्ज कर देते, तो ऐसा कोई उनका ऐसा लीडर नहीं है, इस वजह से वो हो रहा है। वही वहाँ पे गिवन है कि लीडर नहीं होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी उनका कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो वही प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको अफेक्ट करेगा। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, अगर आपकी फॉर्म में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि आपके फॉर्म में, अब देखिए आप सिंपल से बोलिए कि आपके पास अगर है ना फॉर्म में, अगर हमारे यहाँ पे अगर 10 ही ग्राहक है, समझ लो फॉर एग्जांपल 20 ही ग्राहक है, नहीं भाई ये 20 ग्राहक हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आपके समझ लीजिए 5 दुकानें जो 20 ग्राहक को देती है, तो 5 है तो ऑब्वियसली एक के पास प्रोबेबिलिटी आती है 4 की, कि नहीं भाई हमारे पास 4 कस्टमर आ सकते, दूसरे के पास प्रोबेबिलिटी 4 की, तीसरे के पास 4 की, चौथे के पास 4 की और पाँचवें के पास 4 की। लेकिन अगर वही 5 की अगर वो आपके 10 हो जाए तो आपके 2 की हो जाती है, सीधा आधा, तो यहाँ पे डबल हो गई इसलिए आधा हो गया। वही है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर जब आपके ज़्यादा रहता है तो आपका जो है ना प्रॉफिट रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। हम वही देख रहे थे कि भाई हमारा प्रॉफिट कब कब कम होता है, आप क्वेश्चन वापस से एक बार देख लीजिए। राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर टेंड टू बी कट थ्रोट एंड द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज लो, इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी लो कम होगा। ये हमने फर्स्ट देख लिया था कि नहीं भाई इंडस्ट्री लीडर जब ना हो तब, सेकंड हमने देख लिया कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो तब, थर्ड हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होंगी तब हमारा प्रॉफिट कम होगा। इसका रीज़न ऐसा कि नहीं भाई हमको क्या रहेगा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा, तो हमको क्या इच्छा रहेगी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो हमको निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी बाय वेरिएबल कॉस्ट तो हम निकालते ही हैं उसके साथ में, कि नहीं भैया हमारी समझ लो हम 100 रुपये का यूनिट बेच रहे तो हमारा है ना 20-30 रुपये का हमारी 20-30 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आती होंगे और हमारे 40 रुपीज़ की फिक्स्ड कॉस्ट आती होगी, 30 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट होगा। तो 30 रुपये हमारे वेरिएबल कॉस्ट हम गिनते हैं, लेकिन अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट अगर 40 की जगह, तो हम क्या करते हैं कभी कभी 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट करके बेचते हैं। लेकिन अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होंगी तो हमारा प्रॉफिट भी उतना कम होगा, जितनी जितनी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होंगी उतनी हमारा प्रॉफिट कम होगा। वही वहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है एयरलाइन इंडस्ट्री का और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, जिनमें फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज़्यादा होंगी तो उनका अगर यूनिट्स उतनी सेल नहीं होते उनका प्रॉफिट भी काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जिट बैरियर, ठीक है ना। एग्जिट बैरियर, तो अब हम सबसे पहले ये देख लीजिए आप एक बार वापस से, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये चीज़। मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार ये क्या होता है कैसे होता है, इसलिए बता रहा हूँ। राइवलरी अमंग द कंपटीटर टेंड्स टू बी कट थ्रोट एंड इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी कम कब होगा। सबसे पहले हम देखा इंडस्ट्री में नो लीडर है, मतलब क्लियर लीडर नहीं है इंडस्ट्री में। सेकंड है हमारा कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री आर न्यूमरस, के कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, और हमारी जो एग्जिट बैरियर है वो ज़्यादा है। एग्जिट बैरियर ज़्यादा इन द सेंस कि नहीं भैया कोई भी बंदा एग्जिस्ट बैरियर चाहता, मतलब कि नहीं भैया कोई भी बंदा जब एग्जिस्ट करेगा तो उसको उसके एग्जिस्ट करने के पहले उस फॉर्म से एग्जिस्ट करने में काफ़ी चीज़ों का विचार करना पड़ेगा। तो अगर ये ज़्यादा है कि नहीं भैया एग्जिट बैरियर ज़्यादा है, आपके बैरियर ज़्यादा है एग्जिट करते में, तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो आपका कम होगा। अगर एग्जिट बैरियर ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम होगा। नीचे देखते हैं अब हम क्या गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है assets of the firm considering exit may be highly speculation and therefore of little value of any other firm. Therefore, such firm may not be able to find a buyer of its asset. This discourage exist. Exist को discourage करता है, ये barrier है exist के बीच में। When the barrier to exist are powerful, competitors desiring exist may refrain from living, कि बाद में वो सोचता है कि नहीं यार बैरियर अगर कड़क है तो कॉम्पिटिटर सोचता है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। देयर कंटिन्यूअल प्रेजेंस इन द इंडस्ट्री एक्सर्ट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑल कॉम्पिटिटर। और अगर आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस में ही है, एग्जिस्ट कम कर रहे हैं, मतलब बाहर कम निकल रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर बिजनेस में है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम ही होगा ना यार, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटर ज़्यादा है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है ना, कि नहीं भाई आप कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे तो आपका बिजनेस कैसे कम होगा। पहले 5 थे अब कितने हो गए 10, तो पहले 20 में 4 आते थे अब कितने आ रहे 2, वो वाला एग्जाम्पल। नीचे देखते हैं हम प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन।
अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है कि नहीं भाई आप प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सको, अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब एग्जिस्टिंग फॉर्म में बोल रहा हूँ आपको, एग्जिस्टिंग फॉर्म में अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भैया आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो सके मैक्सिमम, तो फिर उस चीज़ में क्या आप बताइए, क्या है ना प्रॉफिट ज़्यादा होगा या प्रॉफिट कम होगा? आपका प्रॉफिट उस वक्त में कम होगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, आपका वही प्रोडक्ट आप सभी लोग बेच रहे हो, वही प्रोडक्ट आप सभी लोग बेच रहे हो। देखते हैं हम, इंसल्टेंट देमसेल्फ फ्रॉम द प्राइस वॉर बाय डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द इट्स राइवल। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू हायर इफ इंडस्ट्री हैज ऑफर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन का अपॉर्चुनिटी का तो प्रॉफिटेबिलिटी हायर रहेगा अगर डिफरेंशिएशन होगा तो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी लोअर, प्रॉफिटेबिलिटी आपका लोअर हो जाएगा अगर इंडस्ट्री में आपका जो है डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इन इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटीज सच एज, एग्जाम्पल दिए बाद में, मेमोरी चिप, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोसेस मेटल एंड रेल रूट्स। ठीक है ना, इन चीज़ों में आपके जो डिफरेंशिएशन के चांसेस है वो काफ़ी कम होते हैं, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट भी है वो कम होता है। स्लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ मतलब क्या कि नहीं भी आप जो इंडस्ट्री में हो वो इंडस्ट्री काफ़ी स्लोली ग्रोथ कर रही है, इस वजह से आपका है ना जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो रहा है, तो उसका ग्रोथ ही कम हो रहा है तो हो जाएगा। लास्ट अब हम देखते हैं लास्ट हमारा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि नहीं भैया, अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि आप पहले यूज़ करते थे टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट काफ़ी महंगा हो गया, इस वजह से आप यूज़ करते हो टूथ पाउडर। वही आपने मैंने पहले जो आपको है ना ये वाली डीजल और पेट्रोल वाली जो स्कूटीज़ वगैरह रहती है, एक्टिवाज वगैरह, हमारे एक्टिवा प्लेजर, ये जो स्कूटी रहती है इनका कंपैरिजन मैंने बता दिया कि नहीं भाई जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए उनसे, तो वो भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि टूथपेस्ट की जगह आप टूथ पाउडर यूज़ कर रहे हो, तो ये भी आपका डिफरेंस है कि नहीं भैया आप इसके जगह वो यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया अवेलेबल। तो है ना, अगर ये टूथपेस्ट कल को जाके अगर बहुत मतलब अंशन कुछ भी भाव अगर हो जाते हैं इनके, तो अपन टूथ पाउडर पे भी इनको है ना अपन जा सकते हैं। वहीं नीचे जाते हैं, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर द hidden but hidden but existing source of the competition in an industry. In many cases, they grow to become a major constituent of competition. Substitute products that offer a price advantage or performance improvement to the consumer can drastically alter the competitive character of an industry. Surprisingly, they can bring it अबाउट ऑल ऑफ सडन। ठीक है ना, कि ऐसे आप इसके जगह वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, वही वहाँ पे गिवन है। फाइनल फोर्सेस कैन इन्फ्लुएंस एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज द अवेलेबल सब्सटीट्यूट फॉर द इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रियल इस्टेट, insurance, bond, bank deposit, for example, are clear substitute for the common stock because they represent a alternative way to invest fund। मतलब हमारे पास पैसा है भैया, हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें, इनके जगह अगर रियल इस्टेट, इंश्योरेंस, बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट इनमें इन्वेस्ट करें तो हमारे पास सब्सटीट्यूट दे कि नहीं भैया इसके जगह हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो हमारा सब्सटीट्यूट हो गया। वो एग्जाम्पल गिवन है वहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे बाकी एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल्स ही गिवन है वो। तो ये हो गए हमारे पांचों वो हमारे हो गए माइकल पोर्टल के 5 फोर्सेस। माइकल पोर्टल के कौन से हमने देखे, तो है ना, हमने ये देखा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, नेचर ऑफ राइवल इन इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। मैं इसी तरह से याद रखता हूँ, इसलिए मेरे को ये पांचों चीज़ें मैं इसे मतलब लाइन वाइज नहीं, मेरे लाइफ के हिसाब से वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, बार्गेनिंग पावर बायर, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, नेचर ऑफ राइवल इन इंडस्ट्री एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये पांचों चीज़ें हमने देख ली है। इनके अंदर क्या क्या आता है वो भी चीज़ देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में आप आ जाइए, ये देखिए क्या लिखा है, कस्टमर आर द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, सही बात है, कस्टमर हमारे फाउंडेशन है। हु विल बी सर्व्ड वॉट नीडेड आर टू बी मेड, मतलब उनको जो ज़रूरत है वही चीज़ हमारे बिजनेस में उनको देना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस भी ग्रो करे और उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल होनी चाहिए, ताकि अगली बार वो हमारे पास ही आए। How those needs will be satisfied and determined by the senior management while drafting a business level strategy। ठीक है ना, वही वहाँ पे गिवन है कि वो कैसे फुलफिल होगा, ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हु आर द कस्टमर, हमारे कस्टमर कौन है। हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद द इश्यूज सच एज, हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है वो कौन से इश्यूज को कंसर्न है, सबसे पहले
आइडेंटिफाई एंड मीटिंग द नीड ऑफ की कस्टमर, हमारे कस्टमर की नीड क्या है वो जानना और उसको पूरा करना। सेकंड, अचीविंग एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर, हमारे जो भी कॉम्पिटिटर होंगे उनके कंपैरिजन में हमको एडवांटेज लेना है कि हमको उनसे एक कदम आगे रहना है। थर्ड, अवॉइडिंग का कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव का डिसएडवांटेज रहेगा उसको अवॉइड करना है। मतलब हमारा कंप्यूटर अगर कभी आगे जा रहा है तो हमको उसके कंपैरिजन में ज़्यादा आगे जाना है ताकि उसके कंपटीशन को हम अवॉइड कर सके। ठीक है ना, वही बोल रहा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज को हमको अवॉइड करना चाहिए। अब हमको गिवन है यहाँ पे माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी, क्या गिवन है हमको भैया? माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी। इसके पहले पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था? पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल। क्या पढ़ा था? पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, ये याद रखना, नहीं तो एग्जाम में वही कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं भाई माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी कहती है और पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल कहता है। पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल जो हम 5 चीज़ें देख के आए वो, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है हमारा माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी। ये तो मैं आपको मतलब रिवीजन वीडियो जो दूंगा वो आप बार बार सुनोगे तो आपको याद भी हो जाएगी वो चीज़ें बाद में जाके। तो अब देखते हैं हम ये यहाँ पे अब 4 चीज़ें आपको देखी वन है। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। कौन सी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये एक एक चीज़ हम आराम से इन डेप्थ में देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या गया आईसीएम में, मतलब मेरे को ये चीज़ नहीं जपी कि यार इन्होंने ऊपर में सब में थोड़ा थोड़ा आपको गिवन दे दिया, तो थोड़ा थोड़ा गिवन देते हो क्या जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यार ये क्या गिवन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा नीचे पढ़ लेते आराम से क्या गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको ऊपर का समझ में आ जाना। उससे पहले सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पहले मैकडॉनल्ड्स का। आप ये देख लीजिए, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी मतलब नहीं भैया आपकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है, आपकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है, आप कॉस्ट के मामले में सबसे सस्ता दे रहे हो ताकि आपके कस्टमर्स जो हैं वो बढ़ जाए और सबसे ज़्यादा आपके कस्टमर्स वो गुड्स वगैरह ले लें। तो एग्जांपल ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, McDonald's. So McDonald's have been extremely successful with this strategy by offering a basic fast food meal at a low prices. They are able to keep prices low through the division of labor that allow it to hire and train inexperienced employee rather than a trained cook. ठीक है ना, तो वही मैकडॉनल्ड्स का है बात की नहीं भैया, उनके यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है, काफ़ी मतलब काफ़ी चीपर रेट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर। आप अदर के कंपेरिजन बता रहा हूँ मैं, सही भी बात है ये कि अदर के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है मैकडॉनल्ड्स में। ठीक है, तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ किया और इसीलिए इंडिया में चल भी रहा है काफ़ी, हमारे यहाँ पे सस्ता भी होना। तो वही देख रहे हैं हम क्या है, तो ब्रॉड मास मार्केट, उनका मार्केट काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि उनका कॉस्ट काफ़ी कम आ रही है, तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स अगर उनकी सेल होती है तो ही उनका फ़ायदा है। इसी वजह से उनका मार्केट जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। इट रिक्वायर vigorous pursuit of cost reduction in the area of procurement, production, storage and distribution of product or service and also economies in overhead cost. ठीक है ना, ओवरहेड कॉस्ट भी उनके कम आने चाहिए, बाकी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, सर्विस सभी कॉस्ट उनके कम आने चाहिए। बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट द कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट देन मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर एंड स्टिल अर्न अ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट। उनकी कॉस्ट कम आती है, ये सब जो उनकी है ना कॉस्ट का होती है, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस, ये कॉस्ट उनकी कम आती है, ओवरहेड कॉस्ट ये सब कॉस्ट उनकी कम आती है। इस वजह से वो जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनके कंपेरिजन में अगर सस्ता भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर को देते हैं तो उनको तो भी उनका प्रॉफिट उनका निकल जाता है। वही चीज़ वहाँ पे गिवन है। आईसीआई में भी एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का गिवन है। मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैव सक्सेसफुली फॉलो लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, वो उन्होंने फॉलो किया है और सही भी चीज़ें उन्होंने सही में फॉलो किया हुआ है ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्राइविंग टू बी अ लो कॉस्ट प्रोवाइडर इन एन इंडस्ट्री कैन स्पेशली बी इफेक्टिव व्हेन द मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी प्राइस सेंसिटिव बायर। कि नहीं भाई मार्केट में अब आपका जो आपने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे सोच लिया, लेकिन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आपकी सक्सेसफुल कब होंगी कि नहीं भाई आपके मार्केट में जितने भी बायर है वो ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई प्राइस सेंसिटिव, उनको नहीं भाई अगर सस्ता मिलेगा तो ही लेंगे, ऐसे आपके अगर बायर होंगे मैक्सिमम तो आपको फायदा होगा। अगर आप बताइए, अब मेरे को यूएस जैसी कंपनी है, यूएस जैसी कंट्री है, अब यूएस जैसी कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में ऑब्वियसली यार, अमेरिका में अगर उन लोगों की इनकम अगर अच्छी है अमेरिका में तो वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, उनको क्वालिटी होना, तो उनको क्वालिटी के लिए से देखेंगे, वो प्राइस सेंसिटिव नहीं देखेंगे। ठीक है,
तो अगर और जहाँ पे है ना समझ लीजिए कि नया प्राइस सेंसिटिव लोग लेते हैं तो वहाँ पे है ना अगर हम अगर हम लो कॉस्ट में बेचेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमारी सेल ज़्यादा होंगी। सेकंड हम देखते हैं देयर आर फ्यू वे टू अचीव अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कि नया वहाँ पे सिर्फ थोड़े बहुत चांसेस है कि नया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सके। नहीं तो हम यूज़ करेंगे कॉस्ट लीडरशिप कि हमारे कॉस्ट में कम है और हमारा एक आधा कॉम्पिटिटर है वो कुछ तो भी डिफरेंशिएशन ला के वो हमारे कस्टमर्स को लेके जाएगा कि नहीं भैया ये तो चलो ठीक है इनसे मैं जाता नहीं 1 रुपये ज़्यादा का ब्रो, लेकिन ये देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन, हमारे पास इतना बड़ा डिफरेंशिएशन है कि हमने इतना डिफरेंटली ये चीज़ को प्रोड्यूस किया, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कॉस्ट लगे उठता है तो काफ़ी कम चांसेस है कि नहीं भैया डिफरेंशिएशन आ सके, वही प्रोडक्ट रहता है। नेक्स्ट देखते हम अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप फॉलोइंग एक्शन कुड बी टेकन कि आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। आपको फोरकास्ट करना चाहिए कि नहीं यार हमारी इतनी डिमांड होगी और हमारे इतनी डिमांड होंगी ताकि हम पता चल सके कि नहीं भैया हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारे को इतने रुपीज़ में यूनिट बेचना है, चलो ठीक है सस्ता बेचना है पर सस्ते में भी कितने में बेचना है ये चीज़ हमको ध्यान रखेंगे, वो चीज़ सब पता चल जाएगी। सेकंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉस्ट एडवांटेज कि आपको रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, आपका रिसोर्सेज कोई भी है वो वेस्ट कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके देना काफ़ी वेस्ट हो रहा है उसके बाद में आप है ना प्रोडक्ट और बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट ज़्यादा आएंगी तो आप बेच भी सस्ते में नहीं सकते, आपको महंगा ही बेचना पड़ेगा। तो वही गिवन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल दस लोअर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब क्या, मतलब भैया कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज़ करना है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन का साइज बढ़ेगा, आप जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे आपका पर यूनिट कॉस्ट कम आना चाहिए, तो उसी वजह से आपको है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा हो जाएगा। मास प्रोडक्शन टू यील्ड लोअर कॉस्ट पर यूनिट। मैकडॉनल्ड्स का कि नहीं भाई उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से उनका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आ जाता है। वही गिवन है इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट इफिशिएंट वर्कर। मतलब क्या, मतलब भैया कि नहीं भाई आपको टेक्नोलॉजी पे ऐसी यूज़ करनी है जिसमें कॉस्ट सस्ती है, टेक्नोलॉजी यूज़ तो करनी है। सेकंड एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है आपको, यहाँ पे स्मार्ट इफिशिएंट वर्किंग होगी कि नहीं भाई आपका इफिशिएंटली वर्क मतलब काम फास्ट भी हो जाए, कॉस्ट भी कम पड़े और सब चीज़ें आपकी प्रॉपर वे में चल जाए, ऐसी आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। नेक्स्ट ठीक है रेजिस्टेंस टू डिफ्रेंसिएशन टिल इट बिकम इसेंशियल कि नहीं भाई आपको डिफ्रेंसिएशन पे नहीं जाना है जब तक इसेंशियल आ जाए, क्योंकि आप अगर डिफ्रेंसिएशन पे जाते हो कि नहीं भाई आप कुछ तो भी डिफरेंट करते हो उस पर, तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कुछ भी आपको कॉस्ट लगती है, तो वो कॉस्ट आपको लगनी नहीं चाहिए। इस वजह आपको डिफ्रेंसिएशन पे नहीं जाना जब तक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पॉइंट्स देखोगे ना, आपको यहाँ पॉइंट्स कहीं पे देखे हुए लगेंगे, राइवलरी, बायर, सप्लायर, इंट्रांट, सब्स्टिट्यूट। कहाँ पे देखे थे हमने ये पॉइंट? इसी चैप्टर में देखे थे। कहाँ पे देखे थे हमने? स्टार्टिंग में जब हमने देखे थे पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल देखे थे ना, उनमें के ये एक कीवर्ड्स है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं आप जब आपको ये रिवीजन वीडियो दूंगा ना, तब ये चीज़ें बराबर आपको एंड ट्रिक भी बताऊंगा कि ये चैप्टर को लर्न कैसे करना है। चैप्टर को लर्न करना काफ़ी ईजी है क्योंकि चैप्टर में गिने चुने पॉइंट और वही रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चॉइस को ये मतलब ये एक ही ये जो 5 पॉइंट है ना, ये आपको 4 जगह रिपीट मिलेंगे, 3 जगह सॉरी रिपीट मिलेंगे। एक तो अपने है ना कॉस्ट लीडरशिप में, एक डिफरेंशिएशन में, ये दोनों के एडवांटेजेस में, एक है ना अपना पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल में मिल जाएगा और एक मिलेगा हाउ बिजनेस डील विद कंपटीशन। ये 4 जगह आपको यही 5 पॉइंट मिलेंगे। ये चीज़ मैं आपको लर्न करा दूंगा, तब डोंट वरी, आप सिर्फ कंसेप्चुअली समझो। ठीक है, हम देख रहे थे कॉस्ट लीडरशिप, तो कॉस्ट लीडरशिप में हम देख रहे हैं एडवांटेज। क्या देख रहे हैं हम भैया? एडवांटेज कि हमारा कॉस्ट लीडरशिप करने का एडवांटेज क्या होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं राइवलरी। राइवलरी मतलब क्या, मतलब कॉम्पिटिटर में हमारा को अगर हम कॉस्ट लीडरशिप अडॉप्ट करते तो हमको क्या फ़ायदा होगा? हमको सबसे पहला फ़ायदा होगा कि नहीं भाई हमारा प्राइस वॉर रुक जाएगा, हमारा प्राइस वॉर दे रहेगा, हम सबसे कम प्राइस में चार्ज करेंगे तो हमारे पास हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा इन द सेंस क्योंकि हमारे कॉस्ट कम आ रही है, हमारी कॉस्ट भी कम आ रही है और हम सेल भी कम में कर रहे हैं। हमारे कॉस्ट लीडरशिप मतलब हमारी कॉस्ट सबसे कम आ रही है और हम सेल भी कम में कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के रहेगा। सेकेंड बायर्स,
पावरफुल बायर्स, जो हमारे जो बायर्स रहेंगे, हमसे जो गुड्स बाय कर रहे हैं, वो हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे कि नहीं भैया आप इतने में प्रोडक्ट दे दो। अब हमने ऊपर प्रॉब्लम देखा था, उसका अब हम सोल्यूशन देख रहे हैं। हालांकि ये सोल्यूशन मतलब ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा कि सोल्यूशन बताओ, आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस बताओ, आपको ऐसे ही याद रखना है कि नहीं सोल्यूशन है। पावरफुल बायर कस्टमर विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द कॉस्ट लीडरशिप फॉर्म एंड विल कंटिन्यू टू बाई इट्स प्रोडक्ट, कि आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता, क्योंकि आप है ना कॉस्ट लीडरशिप, आप सबसे कम प्रोडक्ट, कम प्राइस में प्रोडक्ट दे रहे हो। सप्लायर का देखते हैं, कॉस्ट लीडरशिप आर एबल टू एब्सॉर्ब अ ग्रेटर प्राइस इंक्रीज फ्रॉम सप्लायर बिफोर दे नीड टू रेज अ प्राइस फ्रॉम कस्टमर। कि नहीं भैया आप अब बोलिए आप काफ़ी लॉट में अगर सामान लोगे सप्लायर से, तो आप सप्लायर से ऑब्वियसली कम ही प्राइस में लोगे, तो वही वहाँ पे गिवन है, वही मतलब वो आप चीज़ लिख सकते हो। एंट्रांस, लो कॉस्ट लीडरशिप क्रिएट अ बैरियर टू मार्केट एंट्री थ्रू देयर कंटिन्यूस फोकस ऑन इफिशियंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। कि नहीं आप कंटिन्यूसली अपने मार्केट पे फोकस कर रहे हो, और आप अगर कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हो तो आपका जो भी आपको जो कॉस्ट लग रही है, आपको कॉस्ट अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, आपको कॉस्ट कम से कम करना चाहते हो, जो भी एंट्रेंस हो मार्केट में आएगा वो सोचेगा कि नहीं भाई इतने कम कॉस्ट में मैं कैसे बेचूंगा, हमको इतने, चलो हम इतने कम प्राइस में कैसे बेचूंगा, इनको कॉस्ट ही बहुत कम लग रही है तो ये प्राइस भी कम रख, लेकिन मेरे को इतनी कॉस्ट ही, पर मेरे कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ रही है तो मैं बेचूंगा कैसे इतने में। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सटीट्यूट, लो कॉस्ट लीडर आर मोर लाइकली टू लोअर द कॉस्ट टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग कस्टमर टू स्टे टू देयर प्रोडक्ट, इन्वेस्ट इन डेवलपिंग सब्सटीट्यूट एंड इवन परचेस अ पेटेंट। मतलब क्या, मतलब भैया कि नहीं यार हम लोग क्या करते हैं, हम कॉस्ट लीडरशिप है मार्केट के, तो हम कॉस्ट लीडरशिप अगर मार्केट के हैं तो हम हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट पे स्टे कर रहा है, ये हम ट्राई भी करते हैं ताकि हमारे कॉस्ट मतलब कॉस्ट मिनिमम है, हमारे चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा जो भी कस्टमर है वो हम पे स्टे करे, हमारे सब्सटीट्यूट पे इजीली ना जाए, हमारे सब्सटीट्यूट पे इजीली ना जाए। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं भाई सब्सटीट्यूट पे जाए तो हम सब्सटीट्यूट को परचेज भी कर सकते हैं, कि नहीं भाई हमारा जो सब्सटीट्यूट है हम वो सब्सटीट्यूट को परचेस कर देते हैं, वो भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो वहाँ पे गिवन है सब्सटीट्यूट के केस में। डिसएडवांटेज क्या है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के, हमने क्या देखा, हाउ टू अचीव एडवांटेज, अब देख रहे हैं हम लोग डिसएडवांटेज। कॉस्ट लीडरशिप में हम 3 चीज़ें देख रहे हैं जहाँ पे हमको पॉइंट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, एग्जाम में 3 चीज़ें में से आएगी। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप मतलब मिनिमम कॉस्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले डिसएडवांटेज देखते हैं, मे नॉट लास्ट लॉन्ग एज अ कंप्यूटर में इमीडिएट कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स, मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक आधी टेक्निक अडॉप्ट की, आपने एक आधी मशीन ले, जिस मशीन की वजह से आपको कॉस्ट जो पहले पड़ रही थी उसके कंपैरिजन में आपको कॉस्ट अभी कम पड़ रही है, तो आपको देख देख के आपका कॉम्पिटिटर भी वो मशीन ला सकता है ना भैया, आपका कॉम्पिटिटर भी वो मशीन लेगा तो उसको भी कॉस्ट उतनी उतनी कम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव अ हायर सेल वॉल्यूम, अगर आपका सेल वॉल्यूम कम होगा तो आपको कॉस्ट लीडरशिप का फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम है ना आएगा, क्योंकि आप कॉस्ट कम लग रही है आपको, तो आप ऑब्वियसली आपकी सेलिंग प्राइस भी आप कम रखोगे। कॉस्ट लीडर tends to keep their cost low by minimizing cost of advertising, market research and development, but this approach can prove to be expensive in long run। मतलब कि आप एडवर्टाइजमेंट कम करते हो, आप मार्केट रिसर्च कम कर रहे हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो कम करते हो, लेकिन आप जब लॉन्ग रन में देखोगे तो आपको लॉन्ग रन में ये चीज़ अच्छा नहीं रहता। आपको है ना एडवर्टाइजमेंट भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट भी करनी चाहिए जितनी ज़रूरी है, मार्केट रिसर्च भी करना चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांटेज एडवांसमेंट आर ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर, यानी भाई आपने कॉस्ट लीडर आप मिनिमम कॉस्ट चाहते हो, लेकिन एक आधी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि है ना उसमें समझ लो आप आजकल मार्केट की डिमांड को वो टेक्नोलॉजी की वजह से फुलफिल हो पा रहा है, लेकिन उसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो वो कॉस्ट लीडर के लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में हम कहते हैं कि नहीं भैया एक कॉस्ट लीडरशिप हमने देख लिया, सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, ये चीज़ याद रखता आपने, है ना, हम देख रहे थे कि माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी, माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी में सबसे पहले देख लिया कॉस्ट लीडरशिप। अब देख रहे हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब आप कुछ तो भी डिफरेंट टाइप दे रहे हो, आप कुछ तो भी डिफरेंट दे रहे हो अपने कस्टमर को, वैल्यू एडिड कुछ दे रहे हो अपने कस्टमर को कंपेयर टू अदर्स। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अभी, ये हमारा डोमिनोज दिख रहा है ना, पास हो जाओ तो पार्टी दे देना बस, ठीक है ना, डोमिनोज की पक्का। अरे ठीक है मत दे देना, कोई नहीं छोड़ो, नहीं मांग रहे पार्टी, डोमिनोज है ठीक है। डोमिनोज में हम देखते हैं, तो डोमिनोज में क्या है ना, डोमिनोज ने डिफरेंशिएशन मतलब वो डिफरेंट क्या देते हैं अपने कस्टमर को, कि 30 मिनट्स के अंदर में आपके जो पिज़्ज़ा है वो आपके यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। वही वहाँ पे वो डोमिनोज एक्स्ट्रा देता है। हालांकि स्विगी और जोमेटो भी काफ़ी कम टाइम में देता है, अभी देते हैं,
पर डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में यहाँ पे भी डोमिनोज का एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैंने डोमिनोज ले लिया, ठीक है ना। देखते हैं डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी इज एम एट ब्रॉड मास मार्केट एंड इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज प्रिसीव्ड बाय द कस्टमर एज यूनिक। वो कुछ तो भी यूनिक सर्विस देते हैं। द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट का डिज़ाइन यूनिक हो सकता है, ब्रांड आइडेंटिटी यूनिक हो सकता है, फीचर यूनिक हो सकता है, हमारा टेक्नोलॉजी यूनिक हो सकती है, हमारा डीलर का नेटवर्क यूनिक हो सकता है, कस्टमर को सर्विस देने का तरीका यूनिक हो सकता है। बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन द बिजनेस कैन चार्ज अ प्रीमियम फॉर इट्स प्रोडक्ट। कि उसके वजह से जो हमारे कस्टमर है उनसे आप थोड़ा बहुत प्रीमियम प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। Differentiation does not guarantee a competitive advantage, especially if standard products sufficiently meet the customer need और if a rapid imitation by competitor is possible। सबसे पहले आपका डिफरेंशिएशन जो है वो आपको कॉम्पिटिटर के वो ऊपर एडवांटेज नहीं देता। अगर आपका कॉम्पिटिटिव जो है ना, आपका ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर है, जो आप है, वो अपने कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो कम्प्लीटली, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन ला के कोई मतलब है नहीं। आप कॉम्पिटिटर को और अपने जो कस्टमर है उनको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है ना। वही वहाँ पे पूरा गिवन है। अब बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ये ठीक बात है, पर डिफरेंशिएशन आप किस चीज़ में कर सकते हो, वही बेसिस क्या क्या है डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले प्रोडक्ट, कि आप भी आप प्रोडक्ट है, आप कुछ तो भी ऐसा डिफरेंट दे दो कि नहीं भाई आपका कस्टमर खुश हो जाए। एग्जाम्पल देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट, कि नहीं भाई आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे एप्पल आईफोन का। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एप्पल आईफोन, मतलब कि एप्पल आपको पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है, वो डिफरेंशिएट देते हैं iOS का सॉफ्टवेयर, iOS देती है कंपेयर टू द एंड्रॉइड, ठीक है ना। इसी वजह से आप प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सेकंड, प्राइसिंग में डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप, ठीक है। ऑफर द लोएस्ट प्राइस और कैन अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश ए सुपीरियर टू अ हायर प्राइस। यानी यार आप प्राइसिंग में आप सबसे हाई प्राइस चार्ज करते हो या सबसे लो प्राइस चार्ज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया सबसे लो प्राइस चार्ज कर देंगे तो हमारा तो हो गया भैया वो कॉस्ट लीडरशिप। तो यहाँ पे वही गिवन है कि नहीं भैया अगर आप है ना कम प्राइस चार्ज करते हो तो कॉस्ट लीडरशिप में आगे के लिए हाईएस्ट प्राइस चार्ज करते हो और अच्छी एड ऑन सर्विस देते हो, अच्छी एड ऑन सर्विस देते हो, तो आप आगे डिफरेंशिएशन में नहीं भाई डिफरेंट है क्योंकि ये इतना इतना चार्ज कर रहे हैं, इनका ऐसा कुछ तो भी है। अब रहता है ना वो दिमाग में नहीं यार ये ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा था ऑब्वियसली अच्छा होगा इसलिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, तो वही गिवन है वहाँ पे प्राइसिंग का। नेक्स्ट गिवन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आपकी ब्रांड इमेज इतनी बन चुकी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, इस वजह से है ना आप उस तरीके में आपने डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे भी एग्जांपल एप्पल का ही गिवन है, या फिर आप देख लीजिए कोई भी मर्सिडीज़ वगैरह देख लीजिए। मर्सिडीज़ में भी आपका ब्रांड इमेज ही ऐसे बन गया कि नहीं भाई मर्सिडीज़ कार अच्छी है, या ऑडी देख लीजिए, ऑडी भी कार अच्छी है अपनी ऐसी है, ठीक है। एक है लोकेशन एडवांटेज। तो लोकेशन एडवांटेज मतलब कि नहीं भैया आप जैसे एक आधी ऐसे है ना जगह है कि नहीं भाई वो जगह पे अगर आप जैसे है ना फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, एक आधी बॉम्बे में जगह है जो मतलब काफ़ी प्रीमियम सेक्टर लोग वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी प्रीमियम सेक्टर। तो अगर वहाँ पे एक आधा शोरूम है मर्सिडीज़ वगैरह का, तो वहाँ पे अगर मर्सिडीज़ का प्रीमियम शोरूम है तो फिर ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बढ़ती है कि यार क्या बात है यहाँ पे शोरूम लगा दिया। मर्सिडीज़ छोड़ो, कोई भी अगर थर्ड कोई भी ऐसी नॉर्मल कंपनी की भी अगर शोरूम है तो क्या बात है भैया यहाँ पे शोरूम लगा दिया, इतनी महंगी जगह पे शोरूम है, तो ऑब्वियसली ये लोग तो मतलब काफ़ी बड़े लोग होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन की आपकी इमेज बन जाती है लोकेशन को देख के। वही शोरूम अगर आपको तीसरी जगह जो छोटे गाँव में अगर वगैरह लगाते हो आपकी उतनी इमेज क्रिएट नहीं होती है। गाँव के लोगों में नज़र में हो जाएंगे लेकिन आपके कस्टमर के नज़र में नहीं हो जाएंगे। गाँव के लोगों को तो ठीक लगेगा हाँ भाई हमारे गाँव में आ गया, बट कस्टमर के बेस में नहीं होगा ना, वो बात है वहाँ पे। अचीविंग अ डिफरेंशियल स्ट्रेटजी। अब हम डिफरेंशियल स्ट्रेटजी को कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैच प्रोडक्ट विद द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कस्टमर जो चाहता है उससे मैच करो, वो चीज़ दो। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, इलिवेट मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करो और इलिवेट करो उसके परफॉर्मेंस को, ताकि वो कस्टमर के जो भी नीड होंगे उनको फुलफिल कर सके। ऑफर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, सर्व फॉर द बायर सेटिस्फैक्शन। हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है ताकि वो बायर को सेटिस्फाई कर सके। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप अस विद अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम पे करते रहिए ताकि जो भी हमारे है ना कस्टमर की नीड है वो फुलफिल हो सके। टेकिंग स्टेप फॉर इनहेंसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। आपके ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे ताकि आपके ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू है वो अच्छी खासी क्रिएट हो जाए कस्टमर के है ना आंखों में। और फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट
एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर, कि आपके कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी कितनी है और आपके जो यूनिक फीचर्स हैं उसके बेस पे आपको है ना प्राइजेस बढ़ाते रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि नहीं भाई आपने एक यूनिक फीचर दिया कि नहीं भाई मैं जस्ट है ना नॉर्मली एक फीचर्स एक्स्ट्रा दूंगा आपको ये, तो आपको एक फीचर अगर कस्टमर के लिए वो फीचर अगर वैल्यू एडेड है तो आपको प्राइसिंग ऑब्वियसली वो ज़्यादा देंगे, लेकिन वैल्यू एडेड नहीं है तो वो नॉर्मल से प्राइस दे देंगे आपको, अदरवाइज नहीं देंगे। एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएट स्ट्रैटेजी, सबसे पहला एडवांटेज हमारा राइवलरी। राइवलरी मतलब क्या, राइवलरी मतलब भैया जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके केस में हमारे को है ना ज़्यादा, जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके केस में हम है ना हमारे को ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है तो और उभर के आएगा, वो उभर के आएगा वो, और है ना हमारे जो एक अगर वो फुलफिल कर रहा है हमारे कस्टमर के नीड को, वो खुश भी हो जाएंगे, वो हमारे प्रोडक्ट पे आएंगे। वही दिया वहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर। इट मीन्स दैट कस्टमर विल लेस सेंसिटिव टू द प्राइस इंक्रीज। कस्टमर को प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर को हमारी क्वालिटी से फर्क है, वो हमारे पास आएंगे। एप्पल का एग्जाम्पल, एज लॉन्ग एज द फर्म कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ इस कस्टमर। बायर्स, बायर्स दे डू नॉट निगोशिएट, बायर्स के इसमें क्या हमारे को फायदा होगा, एडवांटेज देख रहे हैं हम लोग, दे डू नॉट निगोशिएट फॉर द प्राइस एज दे गेट अ स्पेशल फीचर। हमारे से स्पेशल फीचर मिल रहा है इसलिए वो प्राइस के लिए हमारे से है ना बार्गेनिंग नहीं करेंगे। सप्लायर क्या करेंगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन चार्ज, हम जो सप्लायर हम अब आप बताइए हम प्रीमियम चार्ज, प्रीमियम मतलब हम ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं हमारे बायर से, तो ऑब्वियसली एप्पल जो है ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं अपने बायर से, तो उनके जो भी सप्लायर जिनसे भी वो रॉ मटेरियल लेता होगा वो अगर हाई कॉस्ट भी लगाते तो हमारे जो भी है ना ये होता है एप्पल कंपनी है उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही वहाँ पे क्यों ना सप्लायर में। नेक्स्ट क्यों है हमारा एंट्रांस, तो इनोवेटिव फीचर आर द एक्सपेंसिव ऑफर। क्या हम जो एप्पल का आप सोचिए कि एप्पल जो सेक्टर के लोगों को, जो भी प्रीमियम सेक्टर के लोगों को है ना गुड्स देता है, उस लेवल में अगर न्यू एंट्रेंस अगर जाना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा, उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है जो आप शायद से अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन से अफोर्ड कर लोगे भले, लेकिन इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद अगर आपका कुछ अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फायदा नहीं आता है तो फिर तो भैया मतलब नहीं रहा ना वो चीज़ का। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सटीट्यूट, तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कांट रिप्लेस अ डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट विच हैव अ हाई ब्रांड वैल्यू एंड इंजॉय कस्टमर लॉयल्टी। कि भैया एप्पल अब कस्टमर लॉयल्टी में कस्टमर काफ़ी मानते हैं तो उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएट स्ट्रैटेजी के। डिफरेंशिएट स्ट्रैटेजी का डिसएडवांटेज क्या, सबसे पहले लॉन्ग टर्म में यूनिकनेस डिफिकल्ट है सस्टेन करना। कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए आप यूनिक रह रहे हो वो काफ़ी डिफिकल्ट है। आपने जैसा कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर होगा इंडस्ट्री में वो आपको देख के कॉपी करके वो है ना आगे सेम चीज़ एडॉप्ट करके आगे चला आपके लेवल पे आ जाएगा। देख सकते हैं चार्जिंग टू हाई a price for a differentiation feature may cause the customer to switch to another alternative। फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा है तो एप्पल की जगह एंड्रॉयड यूज़ कर लेते, क्या एप्पल की जगह एक आधा दूसरा मोबाइल यूज़ कर लेते, क्या फ़र्क पड़ जाता है। iOS की जगह एंड्रॉयड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एज वी सी अ शिफ्ट ऑफ आईफोन यूज़र टू अनदर एंड्रॉयड फ्लैगशिप स्मार्टफोन, वहाँ पे वही एग्जाम्पल गिवन है। differentiation fails to work if its basis if is something that is not valued by the customer। कि नहीं भाई आपने कुछ तो भी डिफरेंशिएशन फीचर लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ऐसा फीचर लगाया कि हमने एसी बनाया, ऐसा एसी बनाया कि नहीं भैया अब ऑटोमेटिकली हम जो हमारा एसी है वो ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर आपका है ना, आप मोबाइल पे यहाँ पे आप घर पे जब घर पे जाओगे उसके आधे घंटे पहले आप टाइमर सेट कर दो, आपका आधे घंटे में ऑटोमेटिकली आपका एसी आपका रूम टेम्परेचर बराबर जितना आपको चाहिए उतना करके दे देगा और रूम टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर देगा। और उसके लिए हम आपसे जितना एसी के प्राइस है उससे डबल चार्ज कर रहे हैं, तो वो बायर क्या बोलेगा कि नहीं यार इससे अच्छा एक सिंपल सी बात है कि अब एसी का टाइमर तो वैसे भी लगता ही है, तो मैं या तो एसी में टाइमर सेट कर दूंगा या तो मैं वैसे ही ना वहाँ पे जाके कर दूंगा, तो 10 मिनट की बात आएंगी ना, बट वो उसके लिए मेरे इतने पैसे मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगा ना। वही वहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवा, होम डिलीवरी ऑफ द पैक्ड स्नैप इज इन 30 मिनट्स वुड नॉट इवन बी अ डिफरेंशिएटर एज अ कंज्यूमर वुडंट वैल्यू सच एन ऑफर। तो वही आके डिफरेंशिएशन आपका फेल भी हो सकता है ऐसे चीज़ में। अब देखते हैं हम फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी मतलब क्या कि फोकस बोले बार आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, नीश। नीश मतलब भी फोकस होता है। नीश मतलब क्या होता है, फोकस। नीश मतलब क्या होता है, फोकस। नीश मतलब क्या होता है, फोकस। ये आपको एमसीक्यू में भी काम आएगा और ये आपको एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। और फोकस स्ट्रैटेजी मतलब क्या कि नहीं कि आप कोई तो भी ऐसा फोकस है, आप कोई तो भी एक सेपरेट मार्केट पे ही टारगेट करते हो। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जॉनसन्स बेबी।
जॉनसन्स बेबी, आज ये कंपनी आप सभी लोग जानते होंगे कि जॉनसन्स बेबी जो है वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। वो कभी भी है ना बड़ों के लिए प्रोडक्ट नहीं, ऑब्वियसली मतलब गर्ल्स वगैरह यूज़ करते हैं जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट, बट वो बनाते बच्चों के लिए ही है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग देख ले एक एग्जाम्पल, जी बिजनेस, ये टीवी चैनल है। तो इनके जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनिल सिंह विजी, उनके फोटो के साथ मैंने लगाई है। अनिल सिंह विजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमारे फाइनेंस फील्ड में बेसिकली काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फेमस है, लेकिन मैं जो जानता हूँ एक तो राकेश झुंझुनवाला जी, वो काफ़ी फेमस है, एक अनिल सिंह विजी काफ़ी फेमस है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने फाइनेंस फील्ड में काफ़ी आगे गए हुए, ठीक है ना। तो वही वहाँ पे गिवन है। तो जी बिजनेस है वो एक फोकस मार्केट पे है ना देखते हैं, वो एक नीश मार्केट पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं शेयर मार्केट वाले, और जॉनसन्स बेबी जो है वो अपने फोकस मार्केट पे ध्यान रखते हैं। फोकस मार्केट मतलब जॉनसन्स बेबी कौन सा है कि नहीं भाई, जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं वो, वही हमारा फोकस मार्केट हो गया, ठीक है ना। फोकस स्ट्रेटेजी में हमारा वही गिवन है। फोकस स्ट्रेटेजी मतलब कंज्यूमर have a distinct preference or requirement and when the rival firm are not attempting to specialize in the same target segment। मतलब बाकी न्यूज़ वाले जो हैं वो शेयर मार्केट का न्यूज़ सिर्फ 15 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए दिखाते, तो इन्होंने अपना चैनल ही क्रिएट कर दिया कि नहीं भाई हम खुद ही दिखाएंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा फोकस स्ट्रेटेजी कि नहीं भाई हम फोकस करते हैं वो मार्केट पे। और फोकस स्ट्रेटेजी में हमारा नीचे आ रहा है हमारा फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी कि नहीं भाई हम एक जगह फोकस तो कर रहे हैं, हम वो मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, जैसे जॉनसन्स बेबी बच्चों की इसमें, लेकिन वो फोकस करने वाली इसमें भी हमारे 2-3 कंपनी, हम उनमें सबसे कॉस्ट लीडरशिप है, उनमें हमारी कॉस्ट सबसे कम है, उनमें हमारी कॉस्ट सबसे कम है, उनमें हमारी कॉस्ट सबसे कम है। देखते हैं उसका। A firm that follow this strategy does not necessarily charge the lowest price in the industry। हम पूरे इंडस्ट्री में लोएस्ट प्राइस चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो भी टारगेटेड मार्केट रहेगा, हमारा जो भी नीश मार्केट रहेगा, हमारा जो भी टारगेटेड मार्केट रहेगा, हमारा जो भी फोकस्ड मार्केट रहेगा, हमारा जो भी नीश मार्केट रहेगा, उस नीश मार्केट में हम सबसे कम प्राइस चार्ज करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। और फोकस डिफरेंशिएशन मतलब क्या, फोकस डिफरेंशिएशन मतलब भैया हमारा जो भी टारगेटेड मार्केट रहेगा, हमारा जो भी नीश मार्केट रहेगा, हमारा जो भी है ना, हमारा जो भी फोकस्ड मार्केट रहेगा, उस फोकस्ड मार्केट में हम कुछ तो भी हमारे कॉम्पिटिटर के कच्चे है ना, इसमें कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में हम कुछ तो भी डिफरेंट फीचर देंगे हमारे कस्टमर को। तो वही आ गया हमारा फोकस डिफरेंशिएशन के, नहीं भाई हम उस फोकस्ड मार्केट में कुछ तो भी डिफरेंट देंगे हमारे कस्टमर को। एग्जाम्पल यहाँ पे रोल्स रॉयस सेल्स लिमिटेड नंबर ऑफ द हाई एंड कस्टम बिल्ट कार्स, ठीक है। अब अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी, तो फोकस स्ट्रेटेजी हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक नीश मतलब वो स्पेसिफिक मार्केट विच आर नॉट कवर्ड बाय द कॉस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएटर, कि नहीं भैया वो किसी ने कवर नहीं किया वैसा वो मार्केट हमको पहले देखना है कि ऐसा कौन सा मार्केट है। हम है ना अभी अनिल सिंह जी जी बिजनेस का एग्जांपल देके वो पहले मार्केट देखते हैं कि शेयर मार्केट की न्यूज़ बाकी कोई नहीं देता है तो हम देंगे। सेकंड, क्रिएटिंग अ सुपीरियर स्किल फॉर कैटरिंग सच नीश मार्केट, कि नहीं भैया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑब्वियसली उनके पास स्किल्स है, उनको पता है कि नहीं भैया कैसे वो मार्केट को नीश करना, उन्होंने वो देखा। जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग सच नीश मार्केट, हाई एफिशिएंसी सर्व करना, डेवलपिंग इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन, और उनको मैनेज करना, डेवलप इनिशिएटिव, आपको अलग अलग इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि उनको चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब एडवांटेज क्या है हमारा फोकस स्ट्रेटेजी के, हम फोकस स्ट्रेटेजी हम बोले चलो ठीक है जॉनसन्स बेबी उसमें देता है, लेकिन फोकस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज क्या है भैया। सबसे पहले प्रीमियम प्राइजेस कैन बी चार्ज बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर फोकस प्रोडक्ट सर्विसेज, हम प्रीमियम प्राइस हम ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं कम, ठीक है, क्योंकि हम हमारे वो उतने से पर्टिकुलर मार्केट में जा रहे हैं। तो सेकेंड, ड्यू टू अ ट्रिमेंडस एक्सपर्टाइज इन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो फोकस स्ट्रेटेजी ऑफर राइवलरी न्यू एंट्रेंट्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्पीट, कि हमारे जो भी है ना राइवलरीज हैं या जो भी हमारे है ना जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं, जो भी हमारे न्यू एंट्रेंट्स देंगे उनको है ना वो जो भी हम मार्केट में अभी नीश मार्केट में जो भी टारगेटेड मार्केट में जो भी फोकस मार्केट में हम डील कर रहे हैं उनको हमारे जो कस्टमर है उनको स्विच कराना काफ़ी मुश्किल आ जाएगा और वो हमारे कस्टमर को ले जा नहीं सकते। वही वहाँ पे गिवन है कि राइवलरी न्यू एंट्रेंट्स में फाइंड डिफिकल्ट टू कॉम्पीट, उनको डिफिकल्ट होगा कॉम्पीट करने में। डिसएडवांटेज क्या है अभी हमारा फोकस स्ट्रेटेजी का, तो फॉर्म लैकिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटेंसी मे नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रेटेजी, कि नहीं भैया हम काफ़ी जगह से डील कर रहे हैं तो हमारा पॉसिबल नहीं कि हम इतने से मार्केट में डील कर सके। सेकंड है ड्यू टू लिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज कॉस्ट आर हाई विच कैन कॉज प्रॉब्लम, कि नहीं भाई आपका है ना
आप अब स्पेसिफिक मार्केट पे टारगेट करो, आप निश मार्केट पे टारगेट करो, आप फोकस मार्केट पे टारगेट करो, तो आप उतने मार्केट में आप ऑब्वियसली आपकी डिमांड जो है वो कम रहेगी, आपकी उतने मार्केट की पूर्ति डिमांड रहेगी। तो उतने मार्केट की पूर्ति डिमांड में आपकी जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट जो बनाने की लगती है, वो पर यूनिट कॉस्ट आपकी हाई आ सकती है, ठीक है ना। तो जिसका वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सेकेंड है, इन लॉन्ग रन द निश कुड बी डिसअपियर और बी टेकन ओवर बाय द लार्जर कॉम्पिटिटर बाय एक्वायरिंग द सेम डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। मतलब आप जो प्रोडक्ट नीश मार्केट को फोकस कर रहे हो, उसी प्रोडक्ट को किसी और कॉम्पिटिटर ने आके, है ना, किसी और कॉम्पिटिटर ने, बड़ा कॉम्पिटिटर जो आपके कंपेरिजन में ज़्यादा बड़ा है, वो आके आपको उस नीश मार्केट को छीन ले रहा है। वो आगे आपका डिसएडवांटेज फोकस स्ट्रेटेजी का। अब हमारा है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। क्या है हमारा नेक्स्ट? हमारा बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी है। अब बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी में क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। हमने 2 स्ट्रेटजी देख ली अब तक में, वो वाली। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग अ कस्टमर मोर वैल्यू, एक मिनट, मोर वैल्यू फॉर मनी बाय एम्फेसाइजिंग ऑन लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंसेस इट कैन डन थ्रू। मतलब हमारी जो भी है ना ये है, ये किस तरह से डन होंगे। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि नहीं भैया इसका मीनिंग क्या होगा। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर मतलब अच्छे से अच्छा। सबसे पहले हमने देखा कॉस्ट लीडरशिप। तो कॉस्ट लीडरशिप मतलब सस्ते से सस्ता। और हमारा डिफ्रेंसिएशन मतलब अलग कुछ तो भी। फोकस देखा हमने, फोकस मतलब हमने नीश देखा कि नहीं भैया वो नीश फोकस कि नहीं भैया उतने सेपरेट मार्केट में देना। और अब हम लोग देख रहे हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर मतलब अच्छे से अच्छे। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर हम रहेगा ऐसा कब बोलेंगे? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी हमारी है ऐसा हम कब बोलेंगे? 2 केसेस में देखना, ध्यान से मतलब सुनना। 2 केसेस में, पहला केस कि नहीं भैया आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर के केस में आप कुछ तो भी एड ऑन सर्विस दे रहे हो अपने कस्टमर को, और सेम प्राइजेस चार्ज करो। प्राइजेस आपके सेम है लेकिन आप कुछ तो भी एड ऑन सर्विस दे रहे हो, आप कुछ तो भी एडिशनल सर्विस दे रहे हो, कुछ तो भी एडिशनल फीचर दे रहे हो। और सेकंड हो सकता है कि आप सेम फीचर्स दे रहे हो लेकिन आप कॉस्ट जो है, जो आप कस्टमर से पैसे जो चार्ज कर रहे हो वो प्राइस आप लो चार्ज कर रहे हो। या तो आप प्राइस लो चार्ज कर रहे हो और सेम फीचर्स दे रहे हो, या आप है ना प्राइजेस आप लो चार्ज कर रहे हो और सेम फीचर दे रहे हो, या प्राइजेस आप सेम चार्ज कर रहे हो लेकिन आप कुछ तो भी एडिशनल फीचर दे रहे हो। तो अब हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई आपका क्या है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। अगर भी अभी भी नहीं समझा होगा तो आपने क्या करना, 1-2 मिनट रिमाइंडर कर देना, आपको समझ जाएगा। फिर भी नहीं समझता कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको समझा दूँ, ठीक है। वो लिखा हुआ पढ़ के बताओ। ऑफरिंग प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय राइवल। आप प्राइस कम रखोगे लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सेम दोगे। सेकंड में लिखा है कि नहीं भैया आप है ना प्राइस सेम रखोगे लेकिन आपका है ना जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आप बढ़ा दोगे, ठीक है ना। चार्जिंग है सिमिलर, आप प्राइस सेम रखोगे लेकिन आप क्वालिटी बढ़ा दोगे। तो यही आपका गिवन है। और ये नीचे तो आपको वैसे डिफरेंस ही गिवन है, ये पढ़ भी लोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। आपका चैप्टर नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। अब है ना काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, बट है ना मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वही मेरे को नहीं समझ रहा बाय मतलब रीज़न नहीं समझ रहा वो चीज़। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, आपके जितने भी दोस्त होंगे उनको, जिनको भी क्लासेस की ज़रूरत होगी। देखो यार मैं ही नहीं बोलता आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, पर क्या है ना एग्ज़ाम तक मैं कर लूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक में काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपको। सीरीज मतलब मैं पूरा बड़ी जितना मेरे से पॉसिबल हो उतना मैं वीडियोस देता हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल भी हो जाएगा। जितने भी दोस्तों को ज़रूरत होगी जो है ना क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो लोग क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं बट जिन्होंने पहले कहीं पे क्लासेस ले चुके हैं वहाँ पे उनको नहीं समझा है, तो उन लोगों को एक क्लास आप रिकमेंड कर दो। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि उन्हें भी सब लोगों को अपना है ना अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसका रिवीजन वीडियो भी मेरा थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं जितने जल्दी से जल्दी होता है उतने जल्दी आपको पूरे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।